गुरु को ही अंदर आने देना। वो उनसे अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। सोफी सास उस सोल्जर से पूछता है, क्या वाकई में हमारे किंग ने ऐसा कहा है? वो सोल्जर उसे कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मास्टर गुरु अंदर चले जाते हैं, जबकि सोफी सास बाहर ही रुक जाता है। मास्टर गुरु जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर किंग नहीं होते, जबकि उनकी जगह पर अंदर रीजेंट होते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने किंग को घोड़सवारी करने के लिए भेज दिया है, इसलिए वो शाम तक वापस नहीं आने वाले। मास्टर गुरु जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, कहीं आप उससे डर तो नहीं गए? मास्टर उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि बाहर सोफी सास खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पापा बाहर निकल कर आए। उसी वक्त साटो वहाँ पर आ जाता है। साटो सोफी सास से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से ऐसा ही काम करते हो, जहाँ पर भी जंग हो रही हो तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर घुस आते हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि व्हाइट ड्रैगन टीम का काम सिर्फ किंग की सेफ्टी का ख्याल रखना है, ना कि बाहर जाकर जंगें लड़ना। सोफी सास उसे कहता है, मुझे मालूम है कि हमारा काम क्या है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सारी कमांड किंग के हाथ में है। साटो उसे कहता है कि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, तो ये तो आम सी बात है कि तुम्हारी टीम को कमांड करने के लिए रीजेंट ही ऑर्डर्स देते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सोफी सास बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, दरवाजे पर भी तो मेरी ही यूनिट के स्पाई खड़े हैं, इसका मतलब अंदर किंग नहीं है बल्कि रीजेंट है। साटो सोफी सास से कहता है, अगर तुम अंदर जाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सोफी सास साटो से कहता है, क्या तुम लोग मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने वाले हो? साटो अपने चेहरे पर हाथ रखता है और हंसना शुरू कर देता है और सोफी सास से कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रीजेंट की मर्जी से होता है, तुम लोग भी जो कुछ करती हो वो भी रीजेंट की मर्जी से होता है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और साटो के गले पर रखते हुए उसे कहता है, तुम लोग मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो? साटो उसे कहता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम एक हीरो बन सकते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक कैप्टन ही बने रहना है। सोफी सास गुस्से के साथ साटो से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साटो उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रीजेंट उसे मारने नहीं वाले। रीजेंट गुरु को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि वो उसे लोगों के हालात बता सके कि हम इंसान किस हालत में हैं। सोफी सास उससे कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? साटो पीछे की तरफ घूम जाता है और उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं और तुम्हारे पापा बिल्कुल सेफ है, इसलिए वापस जाकर आराम करो। और साथ ही वो उसे कहता है, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो कौन किसके टुकड़े करता है। नेक्स्ट सीन वेस्टर्न कैंपस रेजिडेंस का होता है, जहाँ पर जियांग के लिए सोफी सास ने कमरा बुक किया होता है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ही फैंसी है। वो जैसे ही चाबी लगाकर अंदर दाखिल होता है, सामने इजाबेला खड़ी होती है। वो अपने कपड़े तकरीबन पहन ही चुकी होती है, बस ऊपर से स्ट्रिप्स ऊपर कर रही होती है। जियांग ये देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है और चिल्लाकर उससे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? थोड़ी देर के बाद वो उसे कहता है, तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? इजाबेला उसे कहती है, तुम पहले से मेरी पूरी बॉडी देख चुके हो, इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या मारना? जियांग सोचता है, मुझे लगता है ये सब कुछ सोल्जर ने किया है, उसी ने हम दोनों को एक ही रूम में रखा है। इजाबेला उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि इन इंसानों का मकसद क्या है, लेकिन ये हम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वहीं टेबल पर गोल्ड कॉइन्स की एक थैली पड़ी होती है। क्वीन जियांग से कहती है, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ पहले से इंतजाम किया हुआ है। जियांग उस थैली में से एक गोल्ड कॉइन उठाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस गोल्ड कॉइन से मुझे कितना कुछ मिल सकता है, मुझे लगता है शायद इससे कुछ खाना मिल जाए। जियांग क्वीन से कहता है, अब जबकि हम सेंट्रल एरिया से बहुत दूर हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं। क्वीन उसे कहती है, पागलों जैसी बातें मत करो। अकेडमी को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा इस पूरे रेजिडेंस के इर्द गिर्द एक बैरियर है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, यहाँ तक कि कोई टीचर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जियांग उसे कहता है, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? क्वीन उसे कहती है, मेरे पास जरा सी भी पावर नहीं, जैसे मेरी पावर्स वापस आएंगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तब के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी। और वैसे भी मैं डीमन क्लैन में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि डीमन क्लैन में ये रूल है कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसे ही डीमन लोग अपना लीडर मानेंगे, और मेरे पास तो जरा सी भी पावर नहीं, मुझे वो कभी भी अपनी क्वीन दोबारा नहीं मानेंगे। जियांग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम जरा भी फिक्र ना करो, देखना एक दिन मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे ट्राइब में वापस ले जाऊंगा और तुम दोबारा से डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन उसे कहती है, अब ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है? जियांग अपने पास से टीचर का दिया हुआ पेन निकालता है और उसे कहता है, मैंने अपनी क्लास ढूंढ ली है, मेरे हाथ में बहुत ही पावरफुल वेपन है, अगर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। क्वीन उसे कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। जियांग उससे पूछता है, तुमने कौन सी क्लास ज्वाइन की, तलवारबाजी की या मैजिक की? क्वीन उसे कहती है, नहीं, मैंने दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। मैंने दोनों टीचर से कहा था कि मैंने दोनों क्लासेस में स्टडी करनी है, तो वो दोनों ही मान गई। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और बेड पर लेट जाता है और उसे कहता है,
इसका मतलब तुम एक जादूगरनी भी हो और एक तलवारबाज भी हो। क्वीन उसे कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन साथ ही वो जियांग से कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे कहता है मैं तो बस ड्रामा कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, किसी को ऐसा न लगे कि हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोते। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है लेकिन वो उसे पीटती नहीं, वो शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और फिर जियांग से कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, उन सब के सामने तुम मुझे बार बार अपनी बीवी क्यों कहते हो? जबकि जियांग ये सोच रहा होता है ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही, ऐसी बात करने पर तो इसे मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। जियांग क्वीन से कहता है मैं सिर्फ उनके सामने इसीलिए ये बात करता हूँ ताकि ठरकी लड़कों को तुमसे दूर रखा जा सके, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्वीन उसे कहती है तो इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। साथ ही क्वीन अपनी तलवार उठाती है और जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है जल्दी से बेड से नीचे उतरो। जियांग बेड से नीचे उतर आता है और नीचे ही सो जाता है। रात को वो फिर से उठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। उसने अपना पेन हाथ में पकड़ा होता है और कहता है तो इस पेन की मदद से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना होगा, मुझे नहीं पता कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। फिर वो उसी वक्त उठता है और उस पेन से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सुबह के वक्त जैसे ही क्वीन उठती है तो सामने उसके बिस्तर पर एक लड़की बैठी होती है। क्वीन जल्दी से अपनी तलवार उठाती है और उसकी तरफ करते हुए उसे कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जब दूसरी तरफ घूमकर उसे देखती है तो वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला होता है। क्वीन उसे देखकर कहती है ये तो मेरा पुतला है, लेकिन ये आया कहाँ से होगा? उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती है तो कमरे में ऐसे बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं। वो उनके पास जाती है और कहती है ये लाजमी तौर पर उसी इंसानी कचरे की हिमाकत होगी। वो करीब जाकर उन्हें देखती है और कहती है आखिर ये स्टैचू है किस चीज के? वहाँ पर सामने एक गन का स्टैचू होता है। क्वीन कहती है मैं रात को बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसके इतने ज्यादा शोर करने के बावजूद भी मुझे नींद से आंख नहीं खुली। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही होती है तो बाहर से शोर की आवाज आ रही होती है। बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। क्वीन जैसे ही बाहर जाती है तो बाहर दरवाजे के सामने एक रेसिंग कार खड़ी होती है, लेकिन वो भी पत्थर का स्टैचू होती है। क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब चीज है। उसी वक्त बच्चे कहते हैं दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर एक और अजीब चीज है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा रोबोट होता है। सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर इसको यहाँ पर रखा किसने है, ये तो बहुत बड़ा स्टैचू है। क्वीन ये देखकर कहती है इस इडियट को वापस आने दो, मैं इसे जरूर इस बात के लिए सजा दूंगी। जियांग जो कि पहले स्कूल के लिए निकल चुका होता है। मास्टर मार्टिन कहते हैं अभी तक जियांग आया क्यों नहीं, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। चश्मे वाला लड़का आता है और टीचर से कहता है अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलाकर ला सकता हूँ। मार्टिन उनसे कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। वो एक साइकिल पर बैठा होता है और टीचर से कहता है मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। टीचर मार्टिन और वो बच्चे उस साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ये क्या चीज है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है कहीं ये कोई अमीर बच्चों का नया खिलौना तो नहीं। जियांग सोच रहा होता है अब मैं इसको इन सब के सामने कैसे एक्सप्लेन करूं। जियांग उनसे कहता है ये मेरी न्यू इन्वेंशन है, इसको बाइसिकल कहते हैं या फिर तुम लोग इसे पैडल बाइक भी कह सकते हो। और यहीं पर हमारी 9th एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। माय डीमन वाइफ की 10वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। 9th एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग एक साइकिल बनाता है जो कि उसने मैजिकल पेन की मदद से बनाई होती है। टीचर और सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और उस साइकिल को देखकर कहते हैं मैंने तो अभी तक सिर्फ घोड़ों की सवारी की है या फिर ड्वार्फ्स के स्टीम इंजन की सवारी की हुई है,
लेकिन इस तरह का इंसानों का कोई वाहन मैंने कभी नहीं देखा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग से स्पार्कल करते हुए कहते हैं, क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं, हमें भी इसे चलाने दो। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखते हैं तो टीचर मार्टिन पहले उस साइकिल पर बैठ जाते हैं। उन सारे बच्चों का मुंह बन जाता है। टीचर मार्टिन हंसते हुए उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अब मैं पहले से चेक करूंगा। चश्मे वाला लड़का उनसे कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे। टीचर जियांग से कहते हैं, आखिर तुम इसको चलाते कैसे हो। जियांग आगे बढ़ता है और टीचर को बाजू से पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको पकड़ कर रखता हूँ ताकि आप बैलेंस कर सके। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, अपने दोनों पाँव दोनों तरफ के पैडल्स पर रखो ताकि तुम इसे आगे की तरफ चला सको। टीचर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जियांग उन्हें थोड़ा सा आगे की तरफ करता है और कहता है, अपने पाँव से पहले एक तरफ के पैडल को चलाओ, फिर दूसरे तरफ के पैडल को, इससे ये साइकिल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। टीचर उसे कहते हैं, मैं अभी गिरने लगा हूँ। जियांग उनसे कहते हैं, आप नहीं गिरेंगे, मैंने आपको पकड़ा हुआ है। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। जियांग उनसे कहता है, नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे भी इसे चलाते हैं। आपको बस पैडल्स को ज्यादा जोर से चलाना है ताकि आप ज्यादा तेज चल सके। एक बार आपकी स्पीड बढ़ गई तो उसके बाद आपको ज्यादा बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। और साथ ही जियांग टीचर मार्टिन को धक्का दे देता है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। जियांग उनसे कहता है, एक दो बार गिरने के बाद ही आप सीखेंगे। टीचर मार्टिन खुद से चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो काफी आसान है, मैं इसे चला रहा हूँ। टीचर काफी आगे तक चले जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाकर जियांग से कहते हैं, मैं तो इसे काफी अच्छे से सीख गया हूँ। जियांग कहता है, मुझे अपने टीचर पर बहुत ज्यादा फख्र है, उन्हें तो साइकिल चलाना आ भी गया। वो सारे बच्चे जियांग से कहते हैं, तुम्हारी इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इससे इंसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमेशा के लिए तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जियांग शर्माते हुए सोच रहा होता है, ये लोग साइकिल देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड है, अगर मैंने कंबशन इंजन बना दिया तो ये लोग तो मुझे गॉडफादर मानेंगे। उसी वक्त दूर से टीचर मार्टिन चिल्लाकर उसे कहते हैं, जियांग इस चीज को रोकते कैसे हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं तो इसमें ब्रेक लगाना भूल ही गया। उसी वक्त टीचर सामने एक दरख्त से जाकर टकरा जाते हैं। टीचर उन बच्चों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस इसे ट्राई करना चाहता था। वो बच्चे गुस्से के साथ उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये सारी टीचर मार्टिन की गलती है, क्योंकि जियांग की साइकिल टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। सारे बच्चे वहीं साइकिल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे भी इसे ट्राई करना था। दूसरा कहता है कि मुझे इसे ऑब्जर्व करना था। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के लिए एक और बना दूंगा, अगली बार इससे ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर मार्टिन भी खुश होकर उसे कहते हैं, तो फिर तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो, जल्दी से एक और साइकिल बनाओ। जियांग उनसे कहता है, मैं और नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने अपने पेन पर लगे हुए क्रिस्टल को इस्तेमाल कर लिया है, वो सारा क्रिस्टल खत्म हो गया। ये सुनते ही वो बच्चे और टीचर मार्टिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, क्या तुमने सारा पत्थर एक ही नाइट में खत्म कर दिया। चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, तुम्हारे पेन पर जो छोटा पत्थर लगा हुआ था, हम लोग उससे एक पूरा घर बना सकते थे। जियांग उनसे कहता है, कल रात को मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं अपने पेन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। साथ ही जियांग रात का सीन दिखाता है कि वो क्या क्या बना रहा था। जियांग कहता है कि मैं इस पेन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे इस पेन से बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जियांग कहता है कि सबसे पहले मैंने फोन बनाने की कोशिश की, मैंने जैसे ही उसकी शेप ड्रॉ की तो एक फोन बन गया, लेकिन वो सिर्फ पत्थर का था, उसके अंदर के मटेरियल्स के बारे में मुझे नहीं पता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के मैकेनिज्म के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक फोन नहीं बना सका। और उसके बाद मैंने एक फ्रिज बनाया और फिर साथ ही एक टीवी भी बनाया, लेकिन मुझे उनके मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं पता था, इसलिए वो भी काम नहीं किए। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा तो तुमने अपना सारा क्रिस्टल एक्सपेरिमेंटिंग में जाया कर दिया। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ जी ऐसी बात है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है, आखिर तुमने कौन सी अच्छी चीजें बनाई, मुझे भी बताओ। जियांग उससे कहता है, कोई बात नहीं, वो सारी फ्लॉप्स हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें नहीं दिखा सकता। फिर टीचर उन्हें अपनी क्लास में ले जाते हैं। वहीं क्लास में एक गोल्डन बारों वाले लड़के की पिक्चर लगी होती है। टीचर अपने बॉक्स में से एक छोटा सा क्रिस्टल निकालते हैं और उसे जियांग के पेन पर लगा देते हैं और उनसे कहते हैं, हमारे पास सारे स्टोन्स खत्म हो चुके हैं। और जियांग से कहते हैं, तुम्हें इसको ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मेरे पास अब और स्टोन्स नहीं बचे। मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, मैंने तुम सब लोगों को ड्राइंग करने का इसलिए कहा ताकि तुम लोग ड्राइंग में अच्छे हो जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टोन्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी किस्म के स्टोन्स होते हैं। फिर वो सारे बच्चे बैठ जाते हैं और जियांग से कहते हैं, तुम भी बैठ जाओ, टीचर अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। टीचर के पास एक बॉक्स होता है जो कि ब्रीफ केस की तरह का होता है। वो उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में पेन होते हैं, उसके नीचे वाली लेयर में क्रिस्टल्स होते हैं। मार्टिन बच्चों से कहते हैं, क्या तुम लोगों को इस बारे में पता है कि हम लोग इन क्रिस्टल्स को पेन पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इनको डायरेक्ट हथियारों में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हम इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंचेगा। टीचर उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
टीचर उन्हें स्टोरी बताते हैं कि मैं कैसे ड्वार्फ्स कबीले में गया। वो कहते हैं कि मैं ड्वार्फ्स के ट्राइब में गया था बेहतर हथियार बनाना सीखने के लिए। उन्होंने इन स्टोन्स को अपने हथौड़ों में लगा रखा था जिससे वो अपने वेपन्स बनाते थे। उस हथौड़े के साथ वो जो भी चीज बनाते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करती थी, लेकिन उस हथौड़े की वजह से हथियार बनाने वाले की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। ये देखकर मैंने इन स्टोन्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सोचा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने इन क्रिस्टल्स की पावर को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया, जो कि चीजों को बनाना था, वो भी अपनी ड्राइंग्स की मदद से। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है, लेकिन ये गोल्ड अलॉय क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक माइन है जहाँ से ये सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, मैंने सुना है कि उस केव के अंदर गोल्डन ड्रैगन रहता है और गोल्डन ड्रैगन बाकी सारे ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जियांग सोचता है, अगर हम उस ड्रैगन को मार दें तो क्या हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे? टीचर मार्टिन सारे बच्चों से कहते हैं, इसीलिए हमारे किंग ने पर्पल ड्रैगन टीम को उस केव पर भेजा है ताकि वो क्रिस्टल्स निकालते रहे और हमें देते रहे। लेकिन वो हमें क्रिस्टल्स फ्री में नहीं देते, वो वहाँ से क्रिस्टल निकालते हैं और उन्हें बेचते हैं ताकि आर्मी के लिए राशन खरीदा जा सके। साथ ही टीचर एक छोटे से क्रिस्टल को उठाते हैं जैसा कि जियांग के पेन पर लगा हुआ है। टीचर उनसे कहते हैं, इस छोटे क्रिस्टल की कीमत 10 गोल्डन कॉइन्स है। 10 गोल्ड कॉइन्स का सुनते ही सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर टीचर से कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। इसका मतलब हम हर दिन अपने पास 10 गोल्ड कॉइन्स लेकर घूमते रहते हैं। चश्मे वाले लड़के का नाम मोडो होता है। जियांग मोडो से कहता है, हम एक गोल्ड कॉइन से क्या कुछ खरीद सकते हैं? मोडो उसे कहता है, हम एक गोल्ड कॉइन से 10 सिल्वर कॉइन्स खरीद सकते हैं। जियांग उसे कहता है, हाँ तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो। फिर जियांग मोडो से कहता है, लेकिन हम एक गोल्ड कॉइन से कितना ज्यादा खाना खरीद सकते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन से कितने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है? मोडो जियांग से कहता है, तुम एक गोल्ड कॉइन से 50 बैग खरीद सकते हो राशन के, लेकिन राशन का एक बैग एक बड़े आदमी के लिए पूरे महीने के लिए काफी है। जियांग हिसाब लगाता है और कहता है, अगर एक गोल्ड कॉइन से 50 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं तो इसका मतलब 10 गोल्ड कॉइन से 500 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं। साथ ही मोडो भी उसे कह देता है, तुमने एक ही रात में अपना पूरा क्रिस्टल जाया कर दिया जो कि 500 लोगों को खाना खिलाने के लिए काफी था। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास जो क्रिस्टल्स हैं ये सबसे सस्ते वाले क्रिस्टल्स हैं और इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हैं। फिर वो अपने पास से 2 और क्रिस्टल उनको दिखाते हैं और कहते हैं, ये मीडियम लेवल के क्रिस्टल्स हैं, इनकी कीमत 50 कॉइन्स है क्योंकि इनकी मैजिकल पावर ज्यादा है और इन क्रिस्टल्स के साथ तुम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा है। और इसके अलावा इनके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, लेकिन हमें उन एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत नहीं। फिर टीचर उन्हें अपने पास से 3 हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स दिखाते हैं। बच्चे टीचर से कहते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि मीडियम क्वालिटी वाले 50 कॉइन्स के मिलते हैं, तो इसका मतलब ये उनसे ज्यादा महंगे होंगे। टीचर उनसे कहती हैं, ये हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए ये वाकई में बाकियों से महंगे हैं। सबसे पहले वो उन्हें एक्वा कलर के क्रिस्टल के बारे में बताते हैं। इसे एक्वा अलॉय क्रिस्टल कहा जाता है और ये 100 गोल्ड कॉइन्स का है। बच्चे ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं, इस क्रिस्टल के पास मैजिकल पावर्स हैं जिससे पानी और लकड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग इसे कैपिटल में लकड़ी को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो उन्हें पर्पल स्टोन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, इसे बोल्ट स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इसे हम बहुत सारी चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को कैलिब्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन्स है। फिर लास्ट पे वो तीसरे स्टोन के बारे में बताते हैं जो कि फायर स्टोन होता है। इस क्रिस्टल की मदद से हम फायर मैजिक कर सकते हैं और ये सबसे महंगा है, इसकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन है। बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और टीचर से कहते हैं, हमने कभी इतना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं देखा। क्या हमारे टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा अमीर हैं? टीचर उनसे कहते हैं, शांत हो जाओ, ऐसे मैजिकल आइटम्स को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये तो कब से मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये स्कूल की तरफ से हमें दी गई हैं। आमतौर पर ऐसे महंगे क्रिस्टल सिर्फ अमीर मैजिशियंस ही इस्तेमाल करते हैं। मैजिक क्लास वाले बच्चे इन्हें तब इस्तेमाल करते हैं जब उनका अपना मैजिक खत्म हो जाता है, तो वो इसको बूस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों स्टोन्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट में टीचर उन बच्चों से कहते हैं, अब एक आखिरी क्रिस्टल बचा है जो कि मेरे पेन पर लगा हुआ है। ये पेल मून क्रिस्टल है और ये सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। पूरे इंसानी कैपिटल में सिर्फ मैं ही एक वाहिद शख्स हूँ जिसके पास ये पेल मून क्रिस्टल है। ये सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं, इस क्रिस्टल की कीमत तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स होगी। जबकि जियांग सोच रहा होता है, ये सबसे ज्यादा स्पेशल क्रिस्टल है, इसकी मदद से मुझे किसी इनपुट मटेरियल की भी जरूरत नहीं, इसकी मदद से तो मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में ऐसा कोई स्टोन लग जाए मैं तो इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साथ ही वो अपनी इमेजिनेशन में एक सीन दिखाता है जहाँ पर क्वीन उसे अंगूर खिला रही होती है जबकि बूरी उसके पाँव के नीचे होता है। और यहीं पर हमारी 10वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 11वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। 11वीं एपिसोड की शुरुआत में टीचर मार्टिन सारे बच्चों को कहानी सुनाती हैं कि उन्हें ये क्रिस्टल कैसे मिला। टीचर मार्टिन के पास स्पेशल वाला क्रिस्टल उन्हें ड्वार्फ्स के कबीले ने दिया था। टीचर मार्टिन कहते हैं, जब मैं जवान था तब मैं ड्वार्फ्स के कबीले में फोर्जरी सीखने के लिए गया था। ड्वार्फ्स के कबीले वाले सिर्फ अपने आप में रहते हैं, वो बाहर के कबीले वाले लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। लेकिन मेरे अंदर उन्होंने बहुत सारी पोटेंशियल देखी और मेरी डिटर्मिनेशन देखी कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने कबीले में दाखिल होने दिया और मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। उनके दरमियान रहते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और उनका मैंने भरोसा भी जीत लिया। वहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी बनाए। पेन के ऊपर इन क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए वेपन्स बनाने का तरीका भी हम लोगों ने वहीं मिलकर बनाया था। ड्वार्फ्स के कबीले वालों के पास सिर्फ 4 ही पेल मून क्रिस्टल थे और उन क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टडी की। मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं, इसी पेल मून क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए इस सिटी कैपिटल के इर्द गिर्द की दीवार भी मैंने बनाई है। मोडो चिल्लाकर टीचर से कहता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही कीमती और पावरफुल गिफ्ट है। जियांग सोचता है, अगर ये क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ड्वार्फ के कबीले वाले डीमन ट्राइब से ज्यादा पावरफुल है। मार्टिन उनसे कहते हैं, ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी मैजिकल एनर्जी लिमिटलेस है। तुम इससे कोई भी चीज बना सकते हो बिना किसी मटेरियल के, सिर्फ सोचकर उसे ड्रा करो और वो चीज बन जाएगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी बॉडी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। उसी वक्त एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और टीचर मार्टिन से कहता है, अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है तो क्या इस क्रिस्टल ने आपकी बॉडी पर भी कोई साइड इफेक्ट किया है। मोटो उनसे कहते हैं, हमारे टीचर ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है, जरा दीवार की तरफ देखो। दीवार पर लगी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करता है। जियांग और सारे बच्चे उस तस्वीर को देखकर कहते हैं, ये तस्वीर वाला शख्स तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसका ताल्लुक हमारे टीचर के साथ क्या है। मोडो उनसे कहता है, मुझे लगता है शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, ये हमारे टीचर की पिक्चर है जो कि 10 साल पहले की है। वो सारे बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पिक्चर वाले शख्स की आईब्रोज के अलावा टीचर मार्टिन इससे जरा भी नहीं मेल खाते। टीचर मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, मोडो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मेरी ही पिक्चर है। नेक्स्ट सीन में सोफी साथ महल के बाहर खड़ा होता है। उसी वक्त वहाँ पर एक कैरेज आकर रुकता है, उसमें से उसके पापा मास्टर गुरु उतरते हैं। मास्टर गुरु बुरी तरह से ट्रॉमालाइज्ड होते हैं। वो जैसे कैरेज में से नीचे उतरते हैं वो गिरने लगते हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और उनको सहारा देता है और उनसे पूछता है, फादर आपके साथ क्या हुआ, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, कहीं उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुँचाई। मास्टर गुरु से पीछे की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं और उसे बार बार कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, और आगे बढ़ जाते हैं। सोफी सास उनसे कहता है, आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया क्या। मास्टर गुरु हंसते हुए से कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर वो महल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन तलवारबाजी की क्लास का होता है, जहाँ पर क्वीन के हाथ में एक तलवार होती है और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। पीछे से उस पर तीर चलाए जाते हैं, वो उन तीरों को ब्लॉक करती है। ड्रोना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्वीन से कहती है, तुम तो काफी ज्यादा माहिर हो चुकी हो। डीमन क्वीन सोचती है, मैं इससे पहले बहुत ज्यादा माहिर थी, ये तो इस इंसानी बॉडी की वजह से मेरी मूवमेंट स्लो हो गई है। ड्रोना क्वीन से कहती है, यहाँ से जाने के बाद दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना। वहीं पर दूसरे बच्चे बैठे होते हैं, किसी को घुटने पे तीर लगा होता है, किसी के बैक पे लगा होता है। टीचर उससे कहती है, तुम तो इन सब से बहुत ज्यादा बेहतर हो। क्वीन ड्रोना से कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं घर जाकर भी प्रैक्टिस करूंगी। स्कूल से छुट्टी के बाद क्वीन वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अंदर बिकनी पहन के 2 टीचर्स खड़ी होती हैं। एक टीचर द्रोना होती है और एक टीचर वेडली होती है। क्वीन आगे बढ़ती है और उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो दोनों से कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जैसे ही आगे जाकर उनको हाथ लगाती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं। वहीं जियांग पीछे बैठा होता है, उसे कहता है, क्या ये रियल लग रही है। क्वीन उससे पूछती है, तुमने इन स्टोन स्टैचूज को कलर कैसे किया। जियांग उसे कहता है, अगर तुम मिट्टी में कलर मिला दोगे तो उससे जो भी चीज बनाओगे वो कलर बनेगी। जियांग जमीन पर बहुत सारे पेपर फैलाकर बैठा होता है और क्वीन से कहता है, फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने वाला हूँ जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्वीन आगे बढ़ती है और उन पेपर्स में से एक पेपर उठाती है और उसे कहती है, ये सब कुछ क्या है। जियांग उसे कहता है, ये ब्लूप्रिंट्स हैं स्टीम इंजन बनाने के लिए, ये मुझे टीचर मार्टिन ने दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट्स को देखकर लगता है कि ड्वार्फ्स की नॉलेज डीमन ट्राइब के लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पहले स्टीम इंजन बना लिया है और उनके पास ट्रेन भी है। साथ ही जियांग हंसते हुए से कहता है, टीचर को लगा कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक है तो उन्होंने ये सारे ब्लूप्रिंट्स मुझे दे दिए। लेकिन साथ ही क्वीन उसकी बर्ड पर एक किक मारती है और उसे कहती है,
तुम ये जो अजीब सी चीजें बना रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि इससे लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम यहाँ के नहीं हो? जियांग उसे कहता है, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है, यहाँ के लोगों को क्या पता कि मैं क्या बना रहा हूँ। फिर क्वीन उसका कान पकड़कर खींचती है और उसे कहती है, कल तुमने मेरा स्टैचू क्यों बनाया था? जियांग उसे कहता है, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि स्टैचू बनाई हुई लड़की जिंदा होती है या नहीं। क्वीन उसे इशारा करके कहती है, अगर तुमने कल रात को ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था और तुम नाकाम रहे तो फिर तुमने आज इन दोनों के स्टैचूज क्यों बनाए हैं? जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ कलर्स ट्राई करना चाहता था। ये सुनते ही क्वीन अपना पंच बनाती है और उसे कहती है, तुम सिर्फ इंसानी कचरे हो। जियांग उसे कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। और नेक्स्ट सीन में हमें जो दिखाया जाता है, जियांग का पूरा चेहरा सूजा होता है। उसे क्वीन से बहुत ज्यादा मार पड़ती है। जियांग अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ जा रहा होता है और कहता है, मुझे स्टीम इंजन बनाने का तरीका मिल गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अल्टर कर दूं तो मैं एक कार भी बना सकता हूँ। और अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो क्या पता एक दिन मैं एक ट्रांसफार्मर कार बना लूं। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है, एक दिन उस डीमन क्वीन को मेरी असल पावर का पता चल जाएगा। वो जैसे स्कूल के करीब पहुंचता है तो सारी क्लास के लड़के बाहर खड़े शोर मचा रहे होते हैं। सारे लड़के मोडो से पूछ रहे होते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मोडो उनसे कहता है, मुझे नहीं पता। उसी वक्त जियांग भी उनके करीब आ जाता है। जियांग उनसे पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मोडो जियांग को बताता है, टीचर मार्टिन गोल्ड अलॉय केव में चले गए हैं क्रिस्टल लेने के लिए। साथ ही वो उन्हें बैक फ्लैश सीन दिखाता है और कहता है, लास्ट नाइट मैं अपने टीचर के साथ गया था पर्पल ड्रैगन्स के हेडक्वार्टर पर। हम लोग वहाँ पर नए क्रिस्टल्स खरीदने के लिए गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्रिस्टल्स की कीमतें बढ़ गई हैं। कैप्टन ने हमसे कहा कि हमें डबल दाम देने पड़ेंगे। टीचर मार्टिन कैप्टन से कहते हैं, अब इसका क्या मतलब है? हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तुम जो हमें क्रिस्टल्स की कीमतें बता रहे हो वो पहले वाली कीमतों से 3 गुना ज्यादा है। कैप्टन टीचर मार्टिन से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हम लोग 3 गुना ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक टीचर हो इसलिए हम तुमसे सिर्फ 2 गुना ज्यादा कीमत लेंगे। टीचर मार्टिन कैप्टन से कहते हैं, गोल्ड अलॉय क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर तुम लोग कीमतें बढ़ा दोगे तो हमारे जैसे फोर्जर्स इनको कैसे खरीदेंगे और हम लोग कैसे वेपन्स बनाएंगे? कैप्टन उनसे कहते हैं, अब मैं यहाँ का नया कैप्टन हूँ। पहले वाले कैप्टन को गद्दार साबित करके मार दिया गया है और ये वाली कीमतें उसके दौर में थी। तुम्हें क्रिस्टल्स खरीदने हैं तो खरीदो। साथ ही कैप्टन टीचर मार्टिन से कहता है, आप हमेशा किंगडम के अंदर ही रहे हैं, यहाँ बाहर क्या हो रहा है आपको इस बारे में नहीं पता। किंग ईस्टर्न ट्राइब पर हमला करने का सोच रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है ताकि सोल्जर्स के लिए राशन खरीदा जा सके। अगर हमने क्रिस्टल्स की कीमतें बढ़ाई हैं तो इसका मतलब आपको भी अपनी सर्विसेज की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। आप अपने स्टूडेंट से ज्यादा पैसे लिया करें। टीचर मार्टिन को कैप्टन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मोडो जियांग से कहता है और उसके बाद टीचर इतने ज्यादा गुस्से में थे वो कहती है, मैं खुद ही केव के अंदर जाऊंगा और वहाँ से क्रिस्टल निकाल कर लाऊंगा। जियांग उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि उस केव के अंदर बहुत सारे डेंजरस क्रिएचर हैं, क्या हमारे टीचर उन सब का मुकाबला कर सकते हैं? और स्टूडेंट्स बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमें नहीं लगता कि टीचर के पास कोई फाइटिंग एबिलिटी है और ना ही हमने कभी उन्हें लड़ते हुए देखा है। मोडो उनसे कहता है, वो तो सिर्फ एक फोर्जिंग टीचर है, उन्हें सिर्फ ड्राइंग आती है, वो एक ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, पहले इन क्रिस्टल्स की कीमतें इतनी ज्यादा हैं और ऊपर से अब इन क्रिस्टल्स की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। टीचर मार्टिन हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ताकि हमें पढ़ा सकें। जियांग उनसे कहता है, हमें टीचर मार्टिन को रोकना होगा। मैं अभी जाकर तलवारबाजी की टीचर ड्रोना और दूसरी मैजिक की टीचर एसी को बुला कर लाता हूँ ताकि वह हमारी मदद कर सके। मोडो उसे कहता है, लेकिन टीचर स्कूल में नहीं है। जियांग उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? मोडो उसे बताता है, आज स्कूल के सारे टीचर किंग से मिलने के लिए महल गए हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दी हंटिंग सीजन शुरू होने वाला है। हंटिंग के लिए टीचर्स को नए रूल्स बताए जाएंगे जो कि हमारे किंग बताएंगे। जियांग उसे कहता है कि ये सब कुछ आज ही होना था। मोडो उसे कहता है, अब तो ऐसा ही है। फिर जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे जाकर सोफी सास को ढूंढना होगा, वो हमारी मदद करेगा। मोडो उसे कहता है कि वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हंटिंग की तैयारी करने के लिए व्हाइट ड्रैगन यूनिट को ही लगाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। जियांग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, तो बताओ मैं करूं क्या? आखिर हम अपने टीचर को इस तरह नुकसान पहुंचते नहीं देख सकते। उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि जमीन हिल रही है। जियांग उसे कहता है कि अर्थक्वेक आया है। वो जैसे दूसरी तरफ देखते हैं तो एली आ रहा होता है। एली ने अपने एक हाथ पर बड़ा सा पत्थर उठा रखा होता है। वो सीधा इनके पास आता है और उनके सामने वो बड़ा सा पत्थर रख देता है और उनसे कहता है, मास्टर मार्टिन से कहना कि मैं उनके लिए सारे मटेरियल्स ले आया हूँ, इस महीने के लिए काफी होगा। मोडो एली से कहता है, वो बात यह है कि टीचर यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्या तुम बाद में आकर अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हो? एली उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आकर अपने पैसे ले लूंगा। अली उनको जो मटेरियल ला कर देता है जिसके बदले में टीचर मार्टिन उसे पैसे देते हैं। फिर अली उनसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वक्त जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, जरा रुको, मेरी बात सुनो, क्या तुम थोड़े से और पैसे कमाना चाहते हो? जियांग अपने पास से सिक्कों की थैली निकालता है और मोडो से कहता है, मोडो मुझे पर्पल ड्रैगन टीम के पास लेकर चलो, मुझे कुछ हाई लेवल क्रिस्टल खरीदने हैं।
हैं। मोटो उससे पूछता है लेकिन तुम्हें क्रिस्टल किस लिए खरीदने हैं। नेक्स्ट सीन उस केव के बाहर का होता है जहाँ पर सोल्जर्स बैठे होते हैं। सोल्जर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मार्टिन टीचर यहाँ से गुजर गए, वो केव के अंदर चले गए हैं। दूसरा सोल्जर पहले वाले से कहता है लेकिन तुमने उन्हें यहाँ से जाने क्यों दिया। वो सोल्जर हंसते हुए कहता है टीचर ने कहा था कि उसे वहाँ से क्रिस्टल इकट्ठे करके लाने हैं, इसलिए वो अंदर चला गया। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसे ड्रैगन खा जाएगा। पहले वाला सोल्जर उसे कहता है लेकिन वो स्कूल का टीचर है, अगर उसने ड्रैगन को हरा दिया और क्रिस्टल्स ले आया तो। दूसरा सोल्जर उसे हंसते हुए कहता है अगर वो उस ड्रैगन को हरा देता है और क्रिस्टल्स ले आता है तो उसे यहीं से गुजरना है, हम लोग उससे क्रिस्टल छीन लेंगे। उसी वक्त उन्हें सामने से किसी मशीन के चलने की आवाज आती है। एक सोल्जर उन्हें कहता है सामने की तरफ देखो, वहाँ से क्या आ रहा है। वो तीनों सोल्जर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने से एक कार आ रही होती है। एक सोल्जर कहता है ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। वो गाड़ी सीधी आती है और उनके बैरियर को तोड़ते हुए सीधी केव की तरफ आगे चली जाती है। वो तीनों सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे कैपिटल के अंदर एक मॉन्स्टर कैसे दाखिल हो गया, हमें जल्दी से जाकर अपने लीडर को बताना होगा। और यहीं पर हमारी 11वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।